गुड इवनिंग, शुभ संध्या सभी को, बच्चों को जो जुड़े हुए हैं। तो अब देखिए, जो आज की हमारी कक्षा है, पिछली बार हमने कारक किए थे। उम्मीद है कि आपको अच्छे से आ गए होंगे कारक। आज जो हम करने वाले हैं वो करने वाले हैं समास। किसी भी परीक्षा में चले जाइए जहां पर हिंदी आएगी और वहां पर समास ना आए तो वो परीक्षा अधूरी मानी जाती है, कि उसमें लगता है कि कुछ पूछा ही नहीं गया। तो देखिए, जो समास है सबसे पहले ये आता है कि इसका शाब्दिक अर्थ बताइए। इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? इसका जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है संक्षेप। अब ये महत्वपूर्ण है कि संक्षेप होता है, लेकिन वो थोड़ा सा अलग पूछ लेता है कि हिंदी में जो समास है उनका प्रयोग क्यों किया जाता है। तो उनका प्रयोग क्यों किया जाता है? शब्दों को कम करने के लिए। हिंदी में समास का प्रयोग इसलिए किया जाता है कि शब्दों का कम से कम प्रयोग हो। जैसे ये देखिए, लंबोदर मैं यहां लिख रहा हूं। लंबोदर को अगर मैं तोड़ के लिखता हूं तो इसका क्या होता है? लंबे उदर वाला। तो इसका मतलब है कि इतना लंबा ना लिखकर इसको संक्षिप्त कर देना, छोटा कर देना। तो वो जो है, वैसे लंबोदर गणेश जी के लिए प्रयोग होता है, तो इसलिए समास का हिंदी में प्रयोग किया जाता है। अब समास का शाब्दिक अर्थ हो गया संक्षेप, और संक्षेप का अर्थ क्या होगा? संक्षेप का अर्थ तो वो मैं यहां बता चुका हूं। शब्दों को कम करना क्या कहलाएगा? संक्षेप। अब मतलब संक्षेप का अर्थ हो गया बड़े को छोटा करना। संक्षेप का अर्थ क्या है? बड़े को छोटा करना। अब ये तो आपने देख लिया कि संक्षेप का अर्थ हो गया बड़े को छोटा करना, लेकिन वो पूछता है कि समास का उल्टा बताइए। परीक्षा में आ चुका है कि समास का उल्टा बताइए, कि समास का उल्टा होता क्या है। समास का उल्टा जो होता है वो होता है व्यास, और जो संक्षेप का उल्टा होता है वो होता है पलवन। संक्षेप का उल्टा क्या होता है? पलवन। अब ये आपसे पूछ ले कि पलवन का अर्थ क्या होता है, अब ये बताइए मुझे। छोटे को बड़ा करना, मतलब उल्टा कर देना है। समास का उल्टा होता है व्यास। ये बहुत बार परीक्षा में पूछा जा चुका है। अब देख लीजिए, समास के बारे में हम कुछ चीजें देख लेते हैं। अब जो संधि है और समास है, इन दोनों में अंतर क्या है? बहुत बार, जितनी भी बार उठाओ, हर बार यही पूछा जाता है कि संधि और समास में अंतर क्या होता है। अब देख लीजिए, समास का मतलब है संक्षिप्त कर देना, बड़े को छोटा कर देना। लेकिन जो संधि का क्या अर्थ होता है? संधि का अर्थ होता है कि वो वर्णों के, यानी जो पहला शब्द, ये लिख लीजिए, पहले शब्द का अंतिम वर्ण और उत्तर पद का पहला वर्ण, जो पहला और अंतिम वर्ण का, यानी ये देख लीजिए, जैसे यहां पर एक उदाहरण के तौर पर देख लीजिए, जैसे धर्म जमा में अर्थ क्या हो जाएगा? धर्मार्थ। इसका मतलब क्या है कि ये इसका अंतिम पद और इसका पूर्व पद, ये दोनों मिलकर जो परिवर्तन पैदा करते हैं, जिस शब्द का निर्माण करते हैं, वो संधि शब्द होता है। वो क्या होता है? संधि शब्द होता है। और जो शब्द बड़े को छोटे करने के लिए, किसी के लिए व्यक्तिगत रूप से प्रयोग करने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है, उन्हें हम समास कहते हैं। ये दोनों में अंतर समझना आपको बहुत ही जरूरी है। कई बार आ जाता है कि
पदों के जो क्रम से क्या बनता है, पदों के क्रम से हमेशा वाक्य बनता है, और शब्दों के क्रम से पद बनते हैं, और पद से ही वाक्य का निर्माण होता है। कभी शब्द से कोई वाक्य का निर्माण नहीं होता। और ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि हिंदी में समास का प्रयोग क्यों किया जाता है, बड़े को छोटा करने के लिए। और यहां पर क्या है, वर्णों को यानी शब्दों को मेल के लिए, यानी वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होकर एक नया शब्द बनाया जाता है उसे हम संधि कहते हैं। तो अब देखिए, ये तो हमारी बात हो गई। अब हम बात करते हैं कि समास, किस समास के भेद कितने हैं। अब जैसे हम संस्कृत की तरफ चलते हैं, अपभ्रंश की तरफ चलते हैं, तो समास के हमारे 4 भेद हैं। वैसे आपने पढ़े होंगे 6 भेद, लेकिन जो समास के जो भेद हैं वो हमारे 4 भेद हैं। अब उनको हम देख लेते हैं कि वो 4 भेद हैं कौन से। अब 4 भेदों में सबसे पहले जो समास है हमारा, वो हमारा समास है अविभाव समास। और जो दूसरा हमारा समास है वो हमारा है तत्पुरुष समास। ये बहुत ही महत्वपूर्ण, मैं तालिका आपके सामने लिख रहा हूं। जो तीसरा समास है वो हमारा है द्वंद्व समास, और जो अंतिम हमारा समास है वो हमारा है बहुव्रीहि समास। अभी 2017-18 के एचटेट में आया होगा कि समास के कितने भेद हैं। समास के 4 भेद हैं, 6 भेद नहीं है। तो यही बात आती है कि समास में जो 2 भेद हमारे रह जाते हैं, द्विगु समास और आपका क्रमधारय समास। ये समास कहां चले गए? ये दोनों समास जो हैं ये हमारे तत्पुरुष के भेद होते हैं। ये दोनों हमारे किसके भेद होते हैं? तत्पुरुष के भेद होते हैं। ऐसे भी लिख सकते हो, कोई जरूरी नहीं है कि जो जैसा मैं लिख रहा हूं ये भी द्विगु है, ये भी द्विगु है। और जो क्रमधारय है, ये हमारे जो समास हैं, ये हमारे समास जो हैं किसके भेद हैं? तत्पुरुष के भेद हैं। अब बात यहां तक तो नहीं खत्म होती। अब ये तो हो गया, लेकिन तत्पुरुष के और भी समास हैं, और भी भेद हैं। पहले हम देख लेते हैं इसके भेद क्या क्या हैं। इसको थोड़ा सा गहराई में चल जाते हैं। एक तो है लुप्त कारक चिन्ह, और इसका दूसरा है उपपद। और जो इसका है वो है नंजे तत्पुरुष समास। और जो एक इसका भाग है वो है आपका अलुक तत्पुरुष समास। और एक जो है आपका लुप्त पद। ये इसके सारे के सारे भेद होते हैं हमारे तत्पुरुष के। अब तत्पुरुष के भेदों की बात की जाए, लुप्त कारक चिन्ह, उपपद, नंजे तत्पुरुष समास और अलग तत्पुरुष और लुप्त पद तत्पुरुष समास होते हैं। लेकिन आपके लिए खुशी की बात यह है कि आपको सभी समास पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब जो हिंदी हमारी आ गई है उसमें ये खत्म हो गया है, ये तो है, सॉरी, ये खत्म हो गया है, ये खत्म हो गया है, और आपका ये खत्म हो गया है, ये खत्म हो गया है। आपको जो तत्पुरुष के 3 भेद पढ़ने हैं, लुप्त कारक चिन्ह, और आपको द्विगु और क्रमधारय समास। तो ये जरूरी नहीं है कि आपके गहराई में ये नहीं पूछ सकता कि ये किस समास का भेद है। तो आपको याद जरूर रखना है कि भाई ये तत्पुरुष समास के भेद हैं, ये तत्पुरुष समास के भेद हैं। ये तो आपको याद रखना है। केवल संस्कृत में 4 ही समासों का जिक्र हुआ है, और वो 4 समास ये हैं, और जो जितने भी बचते हैं वो इसके तत्पुरुष के भाग हैं। अब हम बात करते हैं
जो सबसे महत्वपूर्ण हमारा समास है, ये नोट कर लिया होगा सभी बच्चों ने। अब ये देख लीजिए, जो हमारा सबसे महत्वपूर्ण समास है वो है हमारा अविभव समास। अविभव समास के बारे में हम बड़ी गहराई से चर्चा करेंगे। अब अविभव समास की जो परिभाषा होती है वो परिभाषा होती है कि जिसका पूर्व पद, मतलब ये देख लीजिए समास में दो पद होते हैं, पद भी दो होते हैं। पहले पद को हम कहते हैं पूर्व पद और दूसरा पद जो होता है वो होता है उत्तर पद। और जब पद को तोड़ा जाता है, पद को तोड़ना या उसका खंड कर देना, उसका खंड कर देना वो कहलाता है विग्रह। जैसे हमने किया था लंबोदर। अब लंबोदर लंबा है उदर जिसका, तो उसका मतलब क्या है कि उसका पूरा का पूरा उसका पलवन किया, उसका जो है पूरे के पूरे बारे में बताना, उसका पलवन कर देना, वो हमारा विग्रह कहलाता है। अब देख लीजिए, इनमें सबसे पहले जो हमारा समास है वो हमारा समास है अविभाव समास। और इसमें देख लीजिए, इसको इंग्लिश में कंपाउंड भी बोलते हैं भाई समास को। अविभाव समास, अविभाव समास में दो चीज देख लीजिए, इसके दो प्रकार से हम इसको परिभाषित कर सकते हैं। एक इसको मैं लिख देता हूं अव्यव पद, और दूसरी तरफ लिख देता हूं नाम पद। ये मैंने लिखा, फिर इसकी पहले हम परिभाषा देख लेते हैं अविभव समास की। अब अविभव समास की परिभाषा क्या होती है कि जिसमें पूर्व पद अव्यव हो, और अव्यव को कहते हैं हम अविकारी। अविकारी का मतलब होता है कि जिसमें लिंग वचन कारक आदि के कारण कोई परिवर्तन ना आए, उसे हम अविकारी कहते हैं। और जिसमें लिंग वचन कारक आदि के कारण कोई परिवर्तन आ जाता है तो उन्हें हम क्या कहते हैं, विकारी शब्द। तो जो अविभव समास है, सबसे पहले इसमें क्या होगा, पूर्व पद प्रधान होगा। क्या होगा भाई, पूर्व पद प्रधान होगा। और इसकी परिभाषा क्या है कि जिस पद में पहला पद अव्यव हो और दूसरा पद पहले पद पर आधारित हो, तो वो हमारा अविभव समास कहलाता है। अब देख लीजिए, वैसे तो जब भी एक और इसके लिए एक मैं बात बता देता हूं कि जहां उपसर्ग का प्रयोग होता है ना, उपसर्ग जहां पर जिन शब्दों के निर्माण में अगर उपसर्ग का प्रयोग हो गया, तो वो समझ लेना कि वो सारे के सारे जो हैं आपके क्या होंगे, अव्यव होंगे। जैसे मैं लिख देता हूं दुष्परिणाम। अब इसमें क्या है, इसमें जो आपका उपसर्ग है दुस, आपको उपसर्ग की पहचान पता लग जाए और आप सीधा ये बता दीजिए कि यहां पर कौन सा समास होगा, अविभव समास होगा। अब यहां हमने लिखा है कि अव्यव पद। अव्यव पद में देख लीजिए, जैसे मैं लिख देता हूं यथाशक्ति, मैंने लिख दिया, इसका बहुत ही महत्वपूर्ण उदाहरण है यथाशक्ति। इसका जो विग्रह होता है वो विग्रह क्या होता है, शक्ति के अनुसार, शक्ति के अनुसार। तो यहां पर जो हमारा है यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार, शक्ति इसमें जो है पूर्व पद है और के अनुसार वो हमारा उत्तर पद है। और पूर्व पद में पूर्व पद प्रधान भी है और ये हमारा अव्यव भी है। इसके साथ हम इसकी कुछ देख लेते हैं, कुछ शर्तें होती हैं हमारी अविभव समास की, उन शर्तों पर हम काम करते हैं। पहली शर्त क्या है, यथा, तथा, यावत, अनु, प्रति, पर, परि, हर। अगर इनसे कोई आरंभ हो जाए ना तो आंख मीच के लगा देना है कि वो हमारा क्या होगा, अविभाव समास होगा। क्यों होगा,
क्योंकि यथा तथा यावत अनु प्रति पर परिहर ये जो है हमारे, ये सभी जो है हमारे क्या हैं, उपसर्ग हैं। और अभी मैंने बताया था, और अव्यव का भी काम करते हैं, इसलिए जो हमारे ये होंगे ये हमारे क्या है भाई, अविभव समास के उदाहरण हैं। और दूसरा जो इसकी हम विशेषता बताते हैं, इसकी दूसरी विशेषता क्या है, किसी भी शब्द या वर्ण की शब्द की पुनरावृत्ति हो जाना। पुनरावृत्ति में एक ही शब्द लिख रहा हूं, पुनरावृत्ति, पुनरावृत्ति मतलब क्या होता है, पुनरावृत्ति मतलब बार बार, यानी एक शब्द रिपीटेशन हो जाता है, किसी शब्द का रिपीटेशन हो जाता है। 1 मिनट के लिए सागर अपना फोन आया हुआ है, 1 मिनट स्टॉप कर दे क्लास, इमरजेंसी। सॉरी, थोड़ा सा समझ आते हैं कि भाई, तो देखिए जो हमारी है पुनरावृत्ति मतलब किसी शब्द का जो है वो बार बार आ जाए। जैसे मैं लिख देता हूं हर हर, मतलब क्या है, ये शब्द की पुनरावृत्ति है, बार बार ये शब्द आ रहा है। तो यहां पर भी हमारा जो होगा इसका क्या आएगा, हर का मतलब हर। अब मैं यहां देख लीजिए, मैं लिख देता हूं दिनों दिन। दिनों दिन का मतलब क्या है, हर दिन। दिनों दिन का मतलब क्या है, हर दिन। इसलिए यहां पर क्या होगा, आपका अविभाव समास होगा। फिर हम चलते हैं नाम पद पर, कि नाम पद क्या होते हैं। नाम पद होते हैं, देख लीजिए, ना समझ मैं लिख देता हूं, ना समझ, ना समझने वाला, जिसको समझ नहीं आती वो ना समझ होता है। मैं लिख देता हूं बेईमान। बेईमान मतलब क्या है कि जिसका कोई ईमान ना हो, बिना ईमान वाला, तो वो आपका क्या हो जाएगा, वो आपका जो है ये नाम पद होते हैं। और देख ले नाम पद में क्या होता है, अब मैं यहां लिख देता हूं विवेकपूर्ण, विवेक से पूरा, विवेक से पूरा। अब ये जो है विवेक, विवेक मतलब क्या है कि ये संज्ञा है। विवेक वो अलग है कि ये जातिवाचक भाववाचक कुछ भी हो सकती है, लेकिन है क्या, ये संज्ञा है। संज्ञा के बाद जो शब्द जुड़ जाते हैं लगभग, जहां पर नाम के साथ कोई अन्य शब्द जुड़ जाता है संज्ञा के साथ, तो वहां पर जो हमारा हो जाता है वो हमारा वहां पर अविभाव समास होता है। अब देख लीजिए यथार्थ, मैं लिख देता हूं यथार्थ, कितना महत्वपूर्ण इसका उदाहरण है। अब यथार्थ जो है परीक्षा में भी आया हुआ है। यथार्थ जो है वो क्या है, यथार्थ का मतलब वास्तविकता, जैसा वास्तव में है, वास्तव जैसा। अब कहेंगे कि जैसा आने से तो सर हो जाता है कि जो वास्तव में है, जिसकी जो होगी वास्तव में है, जो मतलब क्या है कि जो वास्तव में है वो हमारा क्या है, यथार्थ है। जो अभी चल रहा है वो हमारा यथार्थ है। अब और देख लीजिए यथा योग्य हो गया। यथा योग्य हम इसका बहुत ही महत्वपूर्ण है। यथा योग्य का क्या होगा, जो विग्रह हम करते हैं यथा योग्य का, तो यथा योग्य क्या होगा, यथा योग्य क्या होगा, जो जितना योग्य है, जो जितना योग्य है वो क्या कहलाएगा, यथा योग्य। और भी आप लिख सकते हो
समकक्ष लिख सकते हो, इसका बहुत ही अच्छा उदाहरण है समकक्ष, जो सामने है, समकक्ष जो सामने है भाई, जो सामने है वो क्या है हमारा समकक्ष है। ये कितने अच्छे उदाहरण है, यथा शक्ति, तथा जो शक्ति है। कुछ उदाहरण मैं बोल रहा हूं वो रिपीटेशन के साथ आप लिख सकते हो, बड़े अच्छे। अनुदिन लिख सकते हो। अनुदिन क्या होता है, दिन पर दिन। अनुदिन ये परीक्षा में भी आया हुआ है ये उदाहरण, तो भाई अनुदिन। अब इसको क्या लिख सकते हो, अनु का मतलब होता है पीछे, अनुसरण करना, दिन पर दिन, अनुदिन। ये आपका कैसा समास होगा, अविभाव समास होगा। और देख लीजिए, वही मैं बता रहा था, निधड़क हो गया, बेईमान जो आपका है, अनजाने हो गया। अनजाने का क्या अर्थ होता है, जिसको हम जानते नहीं, जिसे जान पहचान ना हो। अब जिसको हम नहीं जानते पहचानते, अनजान हो जाएगा। और भी इतने सारे हैं, इसके लाजवाब बहुत बार आ चुका है कि लाजवाब जो इसका उदाहरण है वो आया है, अभूतपूर्व आया है, लिख सकते हो आप इनको, मैं ओरली बोल रहा हूं। ये उदाहरण है जो परीक्षा में पहले से पूछे गए हैं। अभूतपूर्व पूछा गया है, निडर पूछा गया है, ना समझ नालायक, यथाक्रम आपसे पूछा गया है, दुस्तर आपसे पूछा गया है। अब ये दुस्तर देख लीजिए, ये दुस्तर का कई बार वैसे भी परीक्षा में आ जाता है कि दुस्तर का अर्थ बताइए। अगर किसी को पता हो तो वो मुझे कमेंट करके बता सकता है, जो कक्षा में उपस्थित है वो भी बता सकता है। दुस्तर, इसका अर्थ बता दीजिए, दुस्तर का अर्थ क्या होता है। दुस्तर का अर्थ क्या होता है, दुस्तर का अर्थ होता है जिसे तैरने में कठिनाई हो, जिसे तैरने में, ये आप नोट कर सकते हो, जिसको तैरने में कठिनाई या कष्ट, कुछ भी लिख सकते हो कि जिसको तैरने में कठिनाई हो, कष्ट हो, वो आपका दुस्तर होता है। और निकम्मा जो काम करने के योग्य नहीं होता। अत्य उत्तम है, जैसे ये भी, अत्य उत्तम क्या होता है, उत्तम से भी अच्छा, अच्छे से भी अच्छा, अति उत्तम। कुछ तो ऐसे शब्द हैं जिनके अर्थ ही ऐसे होते हैं। और प्रतिशत का अर्थ होता है प्रत्येक शत, प्रत्येक शत मतलब प्रत्येक 100 का, शत का मतलब होता है 100। प्रतिद्वंदी हो गया, अनुसरण, नियंत्रण हो गया। और ये भी देख लीजिए, ये बड़ा अच्छा है, मैं कई बार परीक्षा में बता देता हूं। ये देखिए, निरामिष। अब जो मांस ना खाता हो वो क्या कहलाता है, बताना जरा, कोई भी बताए कि जो मांस खाता है उसे क्या कहते हैं। खाता है या नहीं खाता, ये लिख लीजिए, जो नहीं खाता उसे क्या कहते हैं, शाकाहारी। यही तो बात है कि जो मांस नहीं खाता उसे शाकाहारी कहते हैं, आपसे यही पढ़ाया गया है। वो शाकाहारी होता क्या है, हिंदी में शाकाहारी नहीं होता, वो होता है निरामिष। क्या होता है, जो मांस नहीं खाता, ये परीक्षा में भी आ चुका है। जो मांस, मांस की जगह भी आप दूसरा शब्द लिख सकते हो, घोष, हिंदी का बिल्कुल उचित शब्द लिख सकते हो कि जो घोष नहीं खाता वो क्या कहलाता है, निरामिष। और जो खाता है वो क्या कहलाएगा भाई, सामिष। वो क्या कहलाएगा, सामिष। वेरी गुड। उसे नरभक्षी कह दे, उसे नरभक्षी कह ले, जो कभी खाता है कभी नहीं खाता। तो ये कुछ शब्द हैं जो हमारे सामने आए हैं। और भी जैसे हमारा सप्रसंग होता है, प्रसंग सहित व्याख्या, सप्रसंग हो गया, मरणोपरांत हो गया, मरने के उपरांत हो गया हमारा, ये शब्द भी बड़ा प्रचलित है हमारा। जैसे हर पल, हर घड़ी, तो ये जो शब्द हैं हमारे, ये सारे के सारे, भरपेट, भरपेट भी काफी बार परीक्षा में आ चुका है कि भरपेट बताइए।
भरपेट जो हमारा होता है वो भी क्या होता है, ये अविभव समास के उदाहरण होते हैं। जैसे अत्याचार हो गया। अब देखिए ये शब्द है अतीन्द्रिय। इसका अर्थ क्या होता है, वैसे भी परीक्षा में आ चुका, इंद्रियों से जो परे हो, जिसने अपनी इंद्रियों पर भी विजय पा लिया, वो अतीन्द्रिय होता है। विश्वासपूर्ण, जिस पर विश्वास किया जा सके, गंगा पार, गंगा के पार। ये उदाहरण जो मैं बोल रहा हूं, जिनका अर्थ थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, कि वो आप लिख सकते हैं। वो जो मुश्किल है मैं लिख रहा हूं यहां पर, सामिस जैसे निरामिस मैंने लिखा है, और जो मैं बोल रहा हूं वो सारे के सारे आपके अविभव समास के उदाहरण हैं। हर रोज हो गया, दुस्तर मैंने बता चुका हूं, दुस्तर जो होता है। अब दर्शनार्थ क्या होता है, दर्शनार्थ ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। दर्शनार्थ बताएगा कोई, दर्शनार्थ क्या होता है? नहीं बताएगा कोई भी, दर्शनार्थ नहीं बताएगा जो दर्शन के लिए हो। लेकिन यहां ये बात ध्यान रखने योग्य है, के लिए। यहां आप तत्पुरुष समास पे मत चले जाना कभी भी। दर्शनार्थ दर्शन के लिए, यहां विभक्ति चिन्ह है जरूर, लेकिन यहां तत्पुरुष का नहीं है। जो दर्शनार्थ है वो दर्शन के लिए होता है, कि भाई केवल ये दर्शन देखने के लिए है। तो ये जो मैंने बताए हैं आपको, ये बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण आपके उदाहरण हैं। तो इसके साथ जो अगला हम समास हम करने वाले हैं, और ये जैसे मैं बहुत भी बताया है कि जैसे कोई शब्द के पुनरावृत्ति हो जाती है, जैसे मैं यहां लिख दूं साफ साफ, यहां लिख दिया मैंने जैसे साफ साफ, इसका मतलब क्या होगा कि साफ साफ। आपने ये तो देख लिया कि भाई ये जो साफ साफ है, यहां जो भी शब्द की पुनरावृत्ति हो गई है, और पुनरावृत्ति होने के कारण यहां पर हमारा अविभव समास है। लेकिन ये बताइए कि जो साफ साफ है उसका अर्थ क्या है? अरे नहीं, कभी भी ऐसे शब्द आते हैं, जैसे साफ हो गया, साफ का मतलब होता है सुथरा, साफ के बाद भी साफ। तो ऐसे शब्दों की जब रिपीटेशन होती है तो उसके बाद क्या लगते हैं कि उसके जैसे दुख, दुख, दुख के बाद दुख, ये जो है ये परीक्षा में बहुत अति महत्वपूर्ण होते हैं। जैसे लेके दुख, दुख यानी दुख के बाद दुख, यानी वो दुखियारा है भाई, दुख के ऊपर दुख आना, खुश खुश, खुशी के ऊपर खुशी। तो जब भी शब्द की जब भी रिपीटेशन होती है, पुनरावृत्ति होती है, तो उसका मतलब क्या होता है कि वह उससे ऊपर हो गया है, उससे ऊपर की वो बात कर रहा है। तो होप सो कि आप इसको अच्छे से कर पाएंगे। तो उसके बाद जब हम जैसे एकाएक है, एक एक का मतलब प्रत्येक एक के बाद एक हो गया, भागम भाग है, भागने के बाद, बीचों बीच, बीच के बीच में से। तो इस प्रकार से आप इनको बहुत ही बार, जैसे हाथों हाथ बड़ा महत्वपूर्ण उदाहरण है इसका। देखिए ये भी परीक्षा में आता है, हाथों हाथ। हाथों हाथ का मतलब क्या होता है? हाथ के बाद हाथ, यानी दूसरे हाथ से दूसरे हाथ में। तो मुझे तो नहीं लगता कि इन उदाहरणों के बाद आपका कोई ऐसा प्रश्न रहा होगा। अगर रहा हो तो फिर भी आप किसी भी प्रकार का कमेंट या व्यंग करके आप बता सकते हैं। रोते रोते, रोने के बाद भी रोना। हरियाणा में कहावत है कि रोता हुआ चुप हो जाएगा, ठसकता हुआ चुप नहीं होगा। तो ये तो अलग है कहावतें, मैं तो वैसे ही बातें करता रहता हूं। तो होप सो कि आपको समझ में आ गया होगा अविभव समास। अगर ना समझ में आया तो मैं दोबारा बताने के लिए तैयार हूं। अगर किसी की कोई समस्या हो यहां पर तो वो मुझसे दोबारा फिर डिस्कस कर सकता है। अगर नहीं करना तो भाई फिर इसमें तो मुझे और भी ज्यादा खुशी है कि या तो आपको सब कुछ आ गया या आपको